ध्यान दो हुआ नेफ्रॉन, क्या है हुआ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वृक्क की खड़े रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है हुआ। वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होता है हुआ नेफ्रॉन। कौन होता है रे नेफ्रॉन। बता वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होता है नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हाँ नेफ्रॉन होता है हुआ। कौन होता है रे नेफ्रॉन होता है। एक चीज ध्यान देना, प्रत्येक वृक्क में, कौन वृक्क में हुआ प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होता है हुआ। प्रत्येक वृक्क में लगभग कितना नेफ्रॉन होता है रे 10 लाख। हाँ 10 लाख क्या होता है नेफ्रॉन होता है। वृक्क का कार्य समझना, वृक्क का कार्य है क्या। तब वृक्क का मुख्य कार्य है मूत्र को बनाना, मूत्र का निर्माण करना और उसे उत्सर्जन करना। उसे क्या करना उत्सर्जन करना। उत्सर्जन मतलब समझ रहे ना बाहर निकालना वृक्क का काम है ना। वृक्क का काम है हुआ मूत्र का निर्माण करना और उसे बाहर निकालना। तो समझो अच्छा से वृक्क का कार्य देखो, वृक्क का कार्य है ना तो मूत्र का निर्माण और उसे उत्सर्जन करना माने बाहर करना। तो देखो मूत्र जो है 3 चरणों से होकर जाती है, 3 चरणों से होकर गुजरते हुए 3 चरणों से होकर क्या होती है गुजरती है। सबसे पहला चरण है हुआ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में मूत्र क्या होता है उसमें छाना जाता है। क्या क्या जाता है हुआ हाँ वो अपने जो है ना छाना जाता है ना। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है वो छाना जाता है मूत्र को है ना। उसके बाद जो है ट्यूबुलर पुनर्विशोषण में भेजा जाता है। किसे भेजा जाता है हाँ ट्यूबुलर पुनर्विशोषण में क्या होता है मूत्र जो है ना उसमें जो है कुछ सही पदार्थ होते हैं, बेकार पदार्थ होते हैं, मिला उला होता है सब है ना। तो उससे क्या होता है सही पदार्थ होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है और जो बेकार पदार्थ होते हैं उसको भी अलग कर लिया जाता है। जो सही पदार्थ होता है उसे रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है ना। रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है और जो बेकार पदार्थ होते हैं तो उसको क्या किया जाता है ट्यूबुलर सरावन में भेज दिया जाता है। किसमें भेजा जाता है अब ट्यूबुलर सरावन में क्या होता है एक ब्लैडर होता है। क्या होता है ब्लैडर है ने। तो ब्लैडर जिसको टंकी भी बोल सकते हैं है ने, इसमें जमा होते रहेगा। क्या होते रहेगा जमा होते रहेगा हाँ। और उसके बाद जो फीलिंग होगा तो उसके बाद जो है ने इससे जो है बाहर निकाला जाता है हुआ। उसके बाद क्या किया जाता है हुआ उसे बाहर निकाल दिया जाता है। कोई दिक्कत उसे बाहर निकाल दिया जाता है। समझना अच्छा से एक तो समझा मूत्र का निर्माण वृक्क में कैसे होता है उसे बाहर कैसे किया जाता है। तो समझना थोड़ा सा वृक्क का कार्य, किसका कार्य है हुआ वृक्क का कार्य। तब वृक्क का कार्य है सबसे प्रमुख कार्य है हुआ मुख्य कार्य है ना मूत्र का निर्माण करना और उसे जो है विभिन्न चरणों से होकर है ना उसे बाहर निकालना है ना शरीर से बाहर निकालना। तो देखो मूत्र का निर्माण जो होता है वृक्क में होता है ना। और मूत्र जो है 3 चरण से होकर गुजरते हैं। सबसे पहला चरण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर पुनर्विशोषण और ट्यूबुलर सरावन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है वो मूत्र को फिल्ट्रेट किया जाता है। मूत्र को क्या किया जाता है फिल्ट्रेट किया जाता है। उसके बाद जो फिल्ट्रेट हो जाता है क्या हो जाता है फिल्ट्रेट हो जाता है। फिल्ट्रेट हो जाने के बाद उसे जो है पुनर्विशोषण ट्यूबुलर पुनर्विशोषण में भेज दिया जाता है। और इसमें क्या होता है मूत्र का हुआ तो इसमें जो है जो सही पदार्थ होते हैं जो बेकार पदार्थ होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है। जो सही रहते हैं उसको रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। जो बेकार रहते हैं उसको ट्यूबुलर सरावन में भेज दिया जाता है। और ट्यूबुलर सरावन में जाने के बाद जो है एक ब्लैडर होता है। क्या होता है रे ब्लैडर। और ब्लैडर में इकट्ठा होते रहता है। क्या होते रहता है इकट्ठा। उसके बाद जो समय समय पर जो है उसे मूत्र मार्ग से रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। और इधर जानना मूत्र की बनावट, मूत्र की क्या हुआ बनावट। इसका बनावट क्या है बनता कैसे है ना ध्यान देना। तो इस देखो जल यूरिया और सोडियम क्लोराइड से मूत्र का निर्माण हो जाएगा। हुआ जल होना चाहिए, यूरिया भी होना चाहिए और सोडियम क्लोराइड है ना। ये 3 चीज होगा तो मूत्र का क्या हो जाएगा वो निर्माण हो सकता है। तो ये ध्यान दो, एक ध्यान देना हुआ। और यहाँ ध्यान देना इसका प्रतिशत मात्रा जानेंगे। जल जो है 96% माने मूत्र में जो है जल कितना प्रतिशत होता है 96%। और ठोस पदार्थ होते हैं 4%। हाँ 4%। जैसे
क्या हो सकते हैं? यूरिया 2% और अन्य पदार्थ 2% होते हैं। तो 96 4 कितना हो गया? 100%, 100%। 100 ml रक्त में से 100 ml रक्त में से 30 mg यूरिया माना जाता है ना? 100 ml रक्त में से 30 mg क्या माना जाता है? वो यूरिया माना जाता है ना? प्रतिदिन जो होता है ना 1.5 से 2 ग्राम यूरिया बाहर निकलते हैं। प्रतिदिन 1.5 से 2 ग्राम क्या निकलते हैं? यूरिया निकलते हैं। यूरिया किसके साथ निकलते हैं? किसके साथ? हाँ, मूत्र के साथ बाहर निकलते हैं बुआ। और बता, मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। कोई दिक्कत है बुआ? नहीं। ध्यान दो, हीमोडायलिसिस क्या हुआ? हीमोडायलिसिस एक कृत्रिम ब्रिक होता है। कृत्रिम ब्रिक होता है। कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, बनावटी। माने जो एगो देखो, एगो नेचुरल होता है। नेचुरल जो हमारे शरीर में अभी प्रेजेंट है ना? अभी हमारे शरीर में प्रेजेंट है, उसको कहते हैं नेचुरल। वो भगवान है ना, वहीं से आया है। लेकिन कृत्रिम मतलब किसी कारण से किडनी अगर खराब हो जाता है ना, तब लगाया जाता है, उसी को कहते हैं कृत्रिम ब्रिक। क्या कहते हैं? कृत्रिम ब्रिक। देखना ना, एक वो फ्लावर रहेगा है ना, जो ऑफिस वगैरह में रख दिया जाता है, लगेगा जैसे कि सेम मतलब लोग हरियर पतला है ये, लेकिन वो आर्टिफिशियल रहता है, बनावटी। उसको कहते हैं बनावटी है ना, उसी को कहते हैं कृत्रिम। तो हीमोडायलिसिस जो होता है एक कृत्रिम ब्रिक है बुआ, है ना? कृत्रिम, आर्टिफिशियल है, बनावटी है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। तो हीमोडायलिसिस एक कृत्रिम ब्रिक है, जिसे डायलिसिस मशीन भी कहते हैं। हीमोडायलिसिस एक कृत्रिम ब्रिक है, जिसे डायलिसिस मशीन भी कहते हैं। डायलिसिस क्या कहते हैं? हाँ। और डायलिसिस मशीन का प्रयोग तब किया जाता है, ध्यान देना, हीमोडायलिसिस एक कृत्रिम ब्रिक है, जिसे डायलिसिस मशीन भी कहते हैं। और इसका प्रयोग तब किया जाता है जब संक्रमण होता है, संक्रमित होता है ना, मधुमेह से, माने शुगर की बीमारी से, है ना, या ब्लड प्रेशर उसका अप डाउन होते रहता है, बढ़ते रहता है, घटते रहता है, उच्च रक्तचाप बढ़ जाने के कारण, या हुआ किसी कारण से अगर चोट लग जाता है, किसी कारण से क्या हो जाता है? चोट लग जाता है, तो उसका जो ब्रिक होता है बुआ क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या होता है बुआ? क्षतिग्रस्त हो जाता है। समझना फिर से, क्या बोले? हीमोडायलिसिस होता है ना, कृत्रिम ब्रिक होता है। कौन ब्रिक होता है? कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी। कृत्रिम का मतलब क्या होता है? हीमोडायलिसिस से क्या है? कृत्रिम ब्रिक, जिसे कहते हैं बनावटी ब्रिक, बनावटी किडनी है ना, आर्टिफिशियल किडनी। तो हीमोडायलिसिस एक कृत्रिम ब्रिक है, जिसे डायलिसिस मशीन कहते हैं। और डायलिसिस मशीन का प्रयोग तब करते हैं, डायलिसिस मशीन का प्रयोग तब करते हैं जब क्या होता है, व्यक्ति जो है संक्रमण रहता है, पीड़ित रहता है, किससे? मधुमेह से। मधुमेह मतलब समझता है? चिड़िया बीमारी है ना, चिड़िया बीमारी इसको बोलते हैं, शुगर का बीमारी बोले, मधुमेह रोग से पीड़ित है पूरा। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता घटता हमेशा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, तो उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है ना। आप किसी कारण से अगर चोट लग जाता है, देखते हैं लड़ाई झगड़ा करता है, या कभी अचानक कहीं यहाँ पर अगर चोट लग जाएगा ना, तब ब्रिक जो यहीं पर रहता है ना, तो एकदम चल जाएगा। इसलिए कभी नहीं मारना यहाँ पर, है ना? हाँ, यहाँ पर नहीं मारना कभी नहीं। तब किसी प्रकार का चोट लगने के कारण ब्रिक क्षतिग्रस्त हो जाता है। ब्रिक जो होता है एकदम पूरा खराब हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है हुआ, जिसके कारण जो है ना, डायलिसिस मशीन का प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं हीमोडायलिसिस। क्या कहते हैं हुआ? तो आया समझ में हीमोडायलिसिस क्या है? हीमोडायलिसिस एक कृत्रिम ब्रिक है ना, जिसे डायलिसिस मशीन भी कहते हैं। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब व्यक्ति संक्रमण होता है, किससे? मधुमेह से, है ना, उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है ना, कभी उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, किसी प्रकार का चोट लगने से उसका ब्रिक क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या होता है बुआ? क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो डायलिसिस मशीन का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं बुआ? हीमोडायलिसिस। क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस। कोई दिक्कत नहीं हीमोडायलिसिस में, समझ में आ गया नहीं? इसी को कहते हैं बुआ हीमोडायलिसिस।
ध्यान दो बुआ, पादप में उत्सर्जन, पादप में उत्सर्जन या पौधों में उत्सर्जन क्या है? पादप में उत्सर्जन या पौधों में उत्सर्जन। पादप बोलते हैं पेड़ पौधा को ही बोलते हैं, तो ध्यान देना इसका उत्सर्जन कैसे होता है ना। तो पादप में जो उत्सर्जन होता है वह जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं पत्तियों और छाल में रहता है। पत्तियों और किस में रहता है? छाल। पत्तियों और किस में रहता है? छाल में रहता है। पत्तियों और छाल में रहता है। पत्तियों और किस में रहता है? छाल में। पत्तियों पे गिरने से उत्सर्जित पदार्थ निकल जाता है। अगर पत्ती में जमा रहेगा उत्सर्जित पदार्थ तो पत्ती अगर टूटेगा कि नहीं, पेड़ पौधा का पत्ती टूटता है बुआ, तो टूटने या गिरने से क्या होता है बुआ? उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं पेड़ पौधा से। और छाल का अगर बात करता है, छाल में देखना गोंद जैसा निकल जाता है, गोंद जैसा निकल जाता है कि नहीं, है ना। तो वो जो है एक उत्सर्जित पदार्थ है, तो छाल से भी निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो है पेड़ पौधा अपना उत्सर्जन करता है। पेड़ पौधा इस प्रकार से क्या करता है? उत्सर्जन करता है। क्या बोले सुनना कि पादप या पौधों में उत्सर्जन देखो क्या बोले? पत्तियों और छालों में रहता है बुआ उत्सर्जित पदार्थ। किस में रहता है? पत्तियों और छालों में। पत्तियों को गिरने से उत्सर्जित पदार्थ निकल जाते हैं। पत्तियों को गिरने से क्या निकल जाते हैं बुआ? उत्सर्जित पदार्थ। और छाल में क्या रहते हैं बुआ? गोंद भी निकल जाते हैं, है ना। वो भी एक प्रकार का क्या उत्सर्जित पदार्थ है। क्या है वो? उत्सर्जित पदार्थ। अब जानेंगे पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन होते हैं। टैनिन, रेजिन, गोंद। टैनिन, रेजिन, गोंद। बोलो उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन है बुआ? हाँ, टैनिन, रेजिन, गोंद। पूछेगा इसे निम्नलिखित में कौन पादप में उत्सर्जित पदार्थ है। अगर दे दिया टैनिन, रेजिन, गोंद और इनमें से सभी, तो सभी पर टिक लगाना है। अगर जो एक आग याद करके जाएगा तो एक ही को पर टिक लगा के आएगा। केवल वो टैनिन तो पढ़ टैनिन नहीं होते है ना, इसलिए तीनों ध्यान रखना। टैनिन, रेजिन, गोंद। टैनिन, रेजिन, गोंद, है ना बुआ, ध्यान देना। टैनिन जो होता है बुआ छाल में जमा रहता है। किस में रहता है? छाल में। और रेजिन और गोंद जो होता है ना पुराने जाइलम में संचित रहता है। पुराने जाइलम में संचित रहता है। टैनिन जो है छाल में और रेजिन और गोंद किस में रहता है? पुराने जाइलम में जमा रहता है। पुराने जाइलम में जमा रहता है। जैसे कैसे ब्लैडर रहती, मूत्र कैसे बताएं? ब्लैडर में रहता है। तो ऐसी जो है टैनिन जो है किस में जमा रहता है? वो छाल में जमा रहता है। रेजिन और गोंद जो है पुराने जाइलम में जमा रहता है। और गोंद जो होता है ना किसका उत्सर्जित पदार्थ होता है? बबूल का। ये बबूल का उत्सर्जित पदार्थ है बुआ। हाँ, बबूल का। देखा है बबूल? हाँ, तो बताओ गोंद किसका उत्सर्जित पदार्थ है बुआ? हाँ, बबूल का। अब ध्यान देना लैटेक्स क्या है? लैटेक्स क्या है बुआ? लैटेक्स देखो गाढ़ा है ना, दूधिया, लसलसा, चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। गाढ़ा, दूधिया, लसलसा, चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। उसे क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते। क्या कहते? लैटेक्स कहते। क्या कहते? लैटेक्स क्या होता है? वो गाढ़ा जैसा रहता है, दूधिया जैसा रहता है और लसलसा रहेगा और चिपचिपा रहेगा। तरल पदार्थ, तरल पदार्थ माने आसानी से बहने वाला, उसे क्या कहते हैं? लैटेक्स। क्या कहते हैं? गाढ़ा, दूधिया, लसलसा, चिपचिपा तरल पदार्थ। गाढ़ा, दूधिया, लसलसा, चिपचिपा तरल पदार्थ। गाढ़ा, दूधिया, लसलसा, चिपचिपा तरल पदार्थ, उसे क्या कहते हैं? हाँ, गाढ़ा, दूधिया, लसलसा, चिपचिपा तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लैटेक्स। ध्यान देना। एक चीज एग्जाम्पल लिए हुआ, पीपल और बरगद को देखा, पीपल और बरगद को देखा, उसका पत्ता, ताजा पत्ता कभी तोड़ के देखा होगा। तोड़ने के बाद उससे उजला उजला निकलेगा, दूध जैसा निकलता है कि नहीं? उसी को कहते हैं लैटेक्स। उसको दूध नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे लैटेक्स। अगर ऐसा रहता तो जैसे उधर का चाट उड़ जाता, देखो मीठा लगोगे पिता नहीं। अरे बुआ, पीपल और बरगद से जो उजला उजला निकलता है उसको कहते हैं लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो बता, पीपल और बरगद से जो उजला उजला निकलता है उसके क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटेक्स है क्या? तो गाढ़ा, दूधिया, लसलसा, चिपचिपा तरल पदार्थ। गाढ़ा, दूधिया, लसलसा, चिपचिपा, उसे क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। और लैटेक्स जो होता है ना, किसे? पीपल और बरगद, पीपल और बरगद को अगर ताजी पत्ती को तोड़ने से उजला उजला निकलेगा, दूध जैसा, है ना, उसी को कहते हैं लैटेक्स। क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं।
और जानना हुआ जलीय पौधा अपना उत्सर्जन कैसे करता है। जलीय पौधा अपना उत्सर्जन कैसे करता है, तो जलीय पौधा जल में ही अपना उत्सर्जन कर देता है। जल में ही, कहाँ कर देता है वो, जल में ही, लेकिन विसरण विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, जलीय पौधा अपना उत्सर्जन जल में ही कर देता है, लेकिन किस विधि के द्वारा, हाँ। एक आता है स्थलीय। स्थलीय मतलब समझ रहे हैं, जो धरती पर रहता है, जो जमीन पर रहता है, लेकिन मृदा में रहेगा, वो पानी में रहेगा, मट्टी में रहेगा। तो स्थलीय पौधा स्थल पर रहेगा हुआ है ने। तो स्थलीय पौधा अपना उत्सर्जन जो है ने आस पास जितना जो मिट्टी है ने आस पास के मृदा में अपना उत्सर्जन कर देता है। स्थलीय पौधा अपना उत्सर्जन जो है आस पास के मिट्टी, जैसे पौधा है तो पौधा के आस पास जो मिट्टी है ने तो वहीं पर अपना उत्सर्जन कर देता है। कोई दिक्कत, एक बार रिपीट करते हैं। पादप में उत्सर्जन, पेड़ पौधा अपना उत्सर्जन जो होता है ना, पेड़ पौधा उत्सर्जन अपना जो है, देखो ध्यान देना, पत्तियों और छाल, पत्तियों और छाल के माध्यम से, पत्तियों और छाल में जो उत्सर्जित पदार्थ जमा रहते हैं। पत्तियों और छाल में कौन पदार्थ जमा रहते हैं, उत्सर्जित पदार्थ जमा रहते हैं, है ना। अगर पत्तियों को गिरने से उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। पत्तियों के गिरने से कौन पदार्थ बाहर निकलते हैं, उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। और छाल में, है ने, और छाल में जो गोंद वगैरह टेनिन वगैरह रहते हैं, उससे क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। आए समझ में, है ना। उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन होता है पेड़ पौधा में, टैनिन रेजिन गोंद। एक आता है लैटेक्स। क्या आता है, लैटेक्स देखो क्या है, गाढ़ा, दूधिया, लसलसा, चिपचिपा तरल पदार्थ होता है। माने गाढ़ा, दूधिया, लसलसा, चिपचिपा, उसे क्या कहते हैं, गाढ़ा, दूधिया, लसलसा, चिपचिपा तरल पदार्थ को लैटेक्स कहते हैं। लैटेक्स देखने को मिलता है पीपल और बरगद के जो ताजा जो पत्ता रहेगा ने, उसको तोड़ने से, उसको जब तोड़ेगा उजला निकलेगा, उसी को बोलेंगे लैटेक्स। क्या बोलेंगे, लैटेक्स बोलेंगे। उसको दूध नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लैटेक्स। हाँ, लेकिन बोलना उसको लैटेक्स सबसे बोलना। अब साइंस पढ़ लिया है और उसको क्या बोलना है, लैटेक्स बोलना है। क्या बोलना है, वो लैटेक्स। आया समझ में, लैटेक्स, है ना। एक ध्यान देना, जलीय पौधा अपना उत्सर्जन जो है जल में ही कर देता है, लेकिन किस विधि के द्वारा, विसरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, स्थलीय पौधा अपना उत्सर्जन आसपास के मृदा में कर देती है, आसपास के मृदा में कर देती है। कोई दिक्कत है, समाप्त हो गया आपका उत्सर्जन।